Hello students, we are studying our environment and today we will conclude this chapter. We have the last topic, that is ozone layer, and after that we will study about how to manage the waste being produced in our house. तो सबसे पहले हम ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे. ओजोन लेयर, ओजोन मॉलिक्यूल जो है, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है O3 है, ठीक है. सो इट इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एटम. किससे बना होता है? ओजोन मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन एटम का बना होता है, और थ्री ऑक्सीजन एटम जो है कंबाइंड्स टू फॉर्म ओजोन मॉलिक्यूल. इसमें इंटरेस्टिंग बात ये मैं बताऊंगा कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो O2 होता है, ठीक है. तो O2 जो है ब्रेक डाउन होगा तो ऑक्सीजन एटम प्लस ऑक्सीजन एटम बनेगा, ठीक. और फिर से क्या होगा कि ये O2 का मॉलिक्यूल इस एक ऑक्सीजन एटम के साथ, दिस इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होगा, ठीक है. इन प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस इट विल फॉर्म O3. दिस इज कॉल्ड ओजोन. दिस इज कॉल्ड ओजोन मॉलिक्यूल. तो ओजोन की फॉर्मेशन जो है नेचुरल प्रोसेस है. ओजोन बनते रहते हैं और आपको पता है, लेकिन इनके बनने का जो रेट है उतना ज़्यादा फास्ट रेट नहीं है जितना इनका डिप्लीशन का रेट है. डिप्लीशन का मतलब इनका डिस्ट्रक्शन का रेट है, उतना फॉर्मेशन का रेट नहीं है. इसकी वजह से जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर जो है ये डिप्लीट हो रही है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है. इसमें सिंपल सी बात बताऊंगा कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं ये क्या करती है, उनको प्रिवेंट करती है डायरेक्ट एंट्री से, जिसकी वजह से हमारे अर्थ के जो प्लांट्स हैं या स्किन है या कैटरेक्ट जैसी बीमारियां नहीं हो पा रही हैं. तो ओजोन लेयर जो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, इट इज़ वेरी एसेंशियल लेयर ऑफ द अर्थ विच एक्ट्स लाइक ए ब्लैंकेट एंड प्रिवेंट्स अस आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस लाइक अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन टुवर्ड्स द अर्थ. जो भी सन से हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं, उन हार्मफुल रेडिएशंस को प्रिवेंट करने के लिए, अल्ट्रा जो वायलेट रेडिएशन को प्रिवेंट करने के लिए ओजोन लेयर जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम करती है. इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो ओजोन लेयर है, हमारा जो अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस से जस्ट ऊपर जो ट्रोपोस्फियर है, ठीक है. ट्रोपोस्फियर 10 से 15 किलोमीटर तक है, और जो ये ट्रोपोस्फियर के ऊपर जो है लेयर है, मतलब कि हम बताते हैं कि 10 किलोमीटर से लेकर 10 to 15 किलोमीटर तक से लेकर 60 किलोमीटर तक, 60 किलोमीटर तक, ठीक है. 15 किलोमीटर लिख दें क्योंकि किसी बुक्स में 10 किलोमीटर से ऊपर लिखा हुआ है कि जो है स्ट्रेटोस्फीयर आता है, स्ट्रेटोस्फीयर. और इस स्ट्रेटोस्फीयर में सबसे ज़्यादा जो मात्रा में ओजोन पाई जाती है, ठीक है. जो हमारी अर्थ की एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारे के सारे ट्रोपोस्फीयर में आती हैं. आपको पता होना चाहिए कि हमारे प्लेनेट अर्थ का सबसे जो ऊंचा पहाड़ है वो माउंट एवरेस्ट है. और माउंट एवरेस्ट जो है जो अप्रॉक्सीमेटली 9 किलोमीटर जो है सी लेवल से ऊपर है, और वो भी हमारा ट्रोपोस्फीयर के अंदर ही आता है. जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिकम्पोजिशन, जो फार्मिंग, जो एग्रीकल्चर, जो ये सारा का सारा चीज़ हमारे ट्रोपोस्फियर में ही होता है. लेकिन इसके ऊपर जैसे देखोगे एरोप्लेन का चलना वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है एयरक्राफ्ट वगैरह चलना, ये सारे के सारे स्ट्रेटोस्फियर में ही चलते हैं. स्ट्रेटोस्फियर में हमारा जो ओजोन लेयर है, तो ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है कि ये काफ़ी ज़्यादा लंबी लेयर है, मोटी लेयर है. और मोटी लेयर का मतलब आप समझ लो कि कम से कम 45 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर थिक जो है लेयर है,
जो जिसमें क्या है, ओजोन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ये जो ओजोन का प्रेजेंस होना, जब ये सन रेज ऊपर से आ रही होती है हमारी अर्थ के लिए तो ऑब्वियसली इसको स्ट्रेटोस्फीयर से होकर गुजरना पड़ेगा, फिर ट्रोपोस्फीयर में जाएगी। तो स्ट्रेटोस्फीयर से जब गुजरेंगे तो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की जो इंटेंसिटी होती है, जो उनकी स्ट्रेंथ होती है, उनको फिल्टर कर दिया जाता है ओजोन जो गैस है उसकी वजह से, और अल्टीमेटली इनका जो इफेक्ट होता है हमारा जो अर्थ सरफेस पे ये जो है रिड्यूस किया जाता है और ये उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती। तो हमें क्या करना चाहिए, इसका मतलब ये प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है हमारे अर्थ का, और हमें क्या करना चाहिए, इस प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट को की सेफ्टी के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये जो है सेफ रहे। लेकिन हमारा जो ये स्ट्रेटोस्फीयर का ओजोन लेयर है ये आस्ता आस्ता ख़त्म हो रहा है। जो क्लोरीन और ब्रोमीन है, क्लोरीन जो है एंड ब्रोमीन जो है, दीज टू गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ या डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल कम से कम 1,00,000 मॉलिक्यूल्स को जो है वो ओजोन मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में, और इसीलिए जब हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा जो क्लोरीन या ब्रोमीन की गैसेस जाएंगी तो वो क्या करेंगी, दे विल कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओजोन लेयर एंड अल्टीमेटली इट विल बिकम थिन। तो जो थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर जो है इसी को हम बोलते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। थिनिंग कैसे, यहाँ से क्लोरीन गए तो क्लोरीन जाएंगे, एक ऑक्सीजन का ओजोन का मॉलिक्यूल मिलेगा उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देंगे, फिर दूसरा मिलेगा दूसरे को कर देंगे। इस तरह से आस्ता आस्ता जो ओजोन के मॉलिक्यूल हैं वो कम होते जाएंगे। तो क्या होगा कि ओजोन के मॉलिक्यूल जिस जगह क्लोरीन की गैसेस ज़्यादा हैं उस जगह ऊपर तक क्या होगा कि ओजोन के मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगी, और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएंगी तो उस पैच ऑफ जो वो लैंड है, उस पैच ऑफ जो एटमॉस्फेयर का जो पोर्शन एरिया है उसमें ओजोन मॉलिक्यूल कम होने की वजह से वो थिन हो जाएंगे, और थिन होने के कारण उस जगह से डायरेक्टली जो है हमारे सनरेज पेनिट्रेट कर पाएंगी, और जब सनरेज पेनिट्रेट कर पाएंगी तो इट विल कॉज हार्मफुल इफेक्ट फॉर टू द लाइफ जो है ऑन द अर्थ। ठीक है, और आपको पता है कि अंटार्कटिका में एक ओजोन होल भी जो क्रिएट हुआ था वो ऑब्जर्व किया था, क्योंकि वहाँ पे भी जो है जो ये सारा का सारा जो है वहाँ पे जो है थिनिंग ऑफ द ओजोन जो है लेयर जो है वो थिन होके ओजोन होल जो है बन जाता है। तो अगर थिन होने के बाद इतना हो जाए कि सारे की सारी, जैसे सपोज ये हमारा लेंटर है, इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ से एक जगह से कम एक जगह से ख़त्म होता रहेगा, ऑटोमेटिकली एक होल क्रिएट हो जाएगा एंड दैट विल बी कॉल्ड ओजोन होल। तो जब एक किसी पैच में कंप्लीटली जो ओजोन के मॉलिक्यूल हैं उनको ट्रांसफॉर्म करके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दे क्लोरीन लाइक गैसेस, तो देन इट विल फॉर्म ओजोन होल। ओजोन होल बन जाएगा एंड एट दैट रीजन ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर द सन रेज will directly penetrate through the stratosphere and they will reach the earth surface, which will cause harmful effect to the living organisms like कैटरैक्ट हो जाएगा हमारी आइज में, स्किन कैंसर जैसी बीमारियां होंगी, जो वेजिटेबल्स हैं फ्रूट्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ओजोन होल ना हो जाए, हमारी ओजोन लेयर डिप्लीशन ना हो, इसके लिए हमें जो है क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और इसके लिए हम कोशिश कैसे कर सकते हैं, तो जो डिप्लीशन है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, कार्बन जो है, ये जो रेफ्रिजरेंट्स हैं, रेफ्रिजरेंट्स जो है, जो फ्रीजिंग गैसेज हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपने देखा होगा आज क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री रेफ्रिजरेटर से आ रहे हैं। इनसे जो फ्रीजिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पे जो ये गैसेज फ्रीजिंग गैसेज के लिए इस्तेमाल किए जाते थे वहाँ से ये लिबरेट होती थी, लेकिन अब जो है इस पर कंट्रोल किया जा रहा है और हमें जो है कोशिश करनी चाहिए क्लोरोफ्लोरो फ्री का जो है रेफ्रिजरेटर्स का ही यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारे जो ओजोन लेयर है वो हमारे बची रहे और फ्यूचर जनरेशन जो है इससे इसका जो नुकसान ना उठाना पड़े। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ओजोन लेयर। ओजोन आपने पढ़ना है कि ओजोन लेयर क्या होती है। ओजोन लेयर इज ए लेयर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स विच इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर ऑफ द एटमॉस्फेयर।
दिस लेयर हेल्प जो है, दिस लेयर इज अबाउट, दिस लेयर एक्सटेंड फ्रॉम 15 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर अबव अर्थ सरफेस, इतना ज़्यादा है। तो जो ओजोन जो मॉलिक्यूल है इट इज़ वेरी पॉइजनस गैस। अगर ये ओजोन गैस अगर कोई इनहेल करता है तो उससे मर जाता है, लेकिन ऑक्सीजन जो है आपको पता है ये जो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ऑक्सीजन ज़्यादा होने की वजह से इट बिकम्स वेरी मच पॉइजनस गैस। सो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी फॉर रेस्पिरेशन, बट ओजोन गैस जो है ये इट इज़ डेडली पॉइजनस गैस। ठीक है, तो इसका जो आपको मैं बताऊं, ये जो नेचुरल में बनती भी रहती है, जिसे लाइटनिंग प्रोसेस होता है या इस तरह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ये फॉर्मेशन भी होती रहती है, लेकिन इन पोल्यूटेंट्स की वजह से ये ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्शन हो जाती है और इस तरह से रैपिड जो है इसका डिस्ट्रक्शन होना जो है ये कंसर्न है हमारे लिए। अदरवाइज ये ओजोन मॉलिक्यूल जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में नेचुरली बनते हुए रहते हैं, लेकिन उनके बनने की जो स्पीड है, जो बनने की जो उनकी है, मतलब कि जो कितना जल्दी बनते हैं उससे बहुत जल्दी जो है ये डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और इसलिए दिस इज द काज ऑफ कंसर्न फॉर वी पीपल। और हमें इसको प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए, हमें पोल्यूटेंट्स को रिड्यूस करना चाहिए, हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री जो है हमें जैसे रेफ्रिजरेटर्स वगैरह यूज़ करने चाहिए, और मतलब क्लोरीन की गैसेज को हम एटमॉस्फेयर में इमिट ना होने दें, इसका प्रयास हमें करना चाहिए, जिससे हम ओजोन लेयर को हम बचा सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ओजोन लेयर। नाउ इसके बाद जो है हमारा लास्ट टॉपिक है हाउ वी मैनेज हाउस होल्ड वेस्ट। मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज वी डू प्रोड्यूस। ठीक है, देखिए बीइंग इन्वायरमेंटलिस्ट, या तो आप देखो कि आप इन्वायरमेंट साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आपको क्या होना चाहिए, इस चीज़ का सबका नॉलेज होना चाहिए कि हम किस तरह से जो गार्बेज है हमारे घरों में पैदा हो रहा है इसको कैसे मैनेज करें। ठीक है, इसको कैसे मैनेज करें, इसको कैसे डिस्पोज ऑफ करें। आप देखिए कि गार्बेज क्या होता है, गार्बेज होता है थिंग्स या मटेरियल which is not of any use at home। कोई भी मटेरियल आपके घर में किसी काम का नहीं है, अब आपके घर में वो नहीं चाहिए, आपने उससे कुछ काम नहीं लेना है, दैट इज कॉल्ड गार्बेज। ठीक है, तो आपके घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आउटडेटेड हो जाती हैं। जैसे सपोज करो कि आपके घर में क्या क्या गार्बेज जो है पैदा हो सकता है। एक तो वेजिटेबल वेस्ट है जो डेली आपके घर में बनता है। ठीक है, जो दूसरा है लेफ्ट ओवर फूड, जो खाना बच जाता है वो भी आपके घर में रह जाता है। फिर जो है कॉपीज एंड बुक्स। ठीक है, पेन्स जो है आपके पास जो यूज हो गए, यूज पेन्स। ठीक है, इसके बाद शार्पनर्स जो है, इसके बाद जो है ये मोबाइल फोन्स विच आर नॉट फंक्शनल। ठीक है, इसके बाद मोबाइल फोन हो सकते हैं आपके पास, कंप्यूटर्स, गैजेट्स। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आयरन जो है आयरन थिंग्स हैं। ठीक है, यूटेंसिल्स हैं विच हैव बीन ब्रोकन या डैमेज्ड और डैमेज हो गए। बहुत सारी चीज़ें जो आपके घर में निकलती हैं और ये सारी की सारी चीज़ें हम इसको गार्बेज कहेंगे। देखिए, हमें इन गार्बेज को किस तरह से जो है हमें मैनेज करना है, हमें साइंटिफिक वे से इनको जो है क्या करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। जैसे सपोज मैं बताऊंगा कि जो भी हमारे पास गार्बेज है
what should we do to manage the waste being produced in our houses? सबसे पहले मैं बताऊंगा to use of 4R, 3R ही लिखो या 4R लिखो, 3R फार्मूला। सबसे पहले क्लियर, ये क्या है? रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, रिफॉरेस्ट। ये 4R जो है अभी रिसेंटली जो चौथा R भी इनके साथ दिया है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये आपको सीखना चाहिए। जो इसको हम बोलते हैं 4R फार्मूला। अगर 3R फार्मूला आएगा आपने इन्हीं तीनों को डिस्कस करना है। रीयूज का मतलब क्या होता है? आप अगेन एंड अगेन यूज, अगेन एंड अगेन यूज। ठीक है, किस तरह से अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं? सपोज मैं बताऊंगा कि हमारे पास कोई बोतल है, सपोज हमने कोल्ड ड्रिंक्स लाई थी, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, ठीक है, उसके बाद जो बोतल्स बच गई तो क्या करें उस बोतल्स का? क्या उसको फेंक देना चाहिए? हम उसी बोतल्स को पानी ठंडा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम पानी सर्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से या तो हम इसका दोबारा बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैं आपको बताऊंगा, जैसे बल्ब होते हैं हमारे, जो बल्ब है फ्यूज़ हो गए, उसके फ्यूज़ होने के बाद कई घरों में वो क्या बनाते हैं, वो थोड़े से खिलौने जैसे बना लेते हैं या तो कोई डेकोरेशन पीस बना लेते हैं। तो दैट मीन्स कि आपने उसको फिर से यूज़ कर दिया और वो ब्यूटिफिकेशन के लिए वो आपका यूज़ हो गया। तो आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे सपोज आपको मैं बताऊंगा कि एक पतीला है या कुछ बकेट है, बकेट टूट गई थोड़ी सी और पानी के लिए यूज़ नहीं रही, आप उसी बकेट को बाहर लेके एक गमला बना सकते हैं और उसमें आप कोई प्लांट्स वगैरह जो है लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत फूल लगा सकते हैं। तो दैट मीन्स कि आपको वो रीयूज़ हो गया। इसी तरह से आप अगर अगेन एंड अगेन यूज़ करोगे तो उससे क्या होगा, आपका गार्बेज ही कम हो जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी कम हो। रिसाइकल का मतलब क्या होता है? जो चीज़ रिसाइकल होने के काबिल है उसको रिसाइकलिंग के लिए दे देना चाहिए। सपोज आपके घर में कोई लोहे की चीज़ थी, वो टूट गई, अब उसका कोई आपके घर में यूज़ नहीं है तो आप उसको कबाड़ वाले को दे सकते हैं। इस तरह से आपके जो फटे जो कॉपीज़ हैं, बुक्स हैं, लेफ्ट ओवर बुक्स हैं, उनको भी क्या कर सकते हो, आप बेच सकते हो और वो दोबारा से जो है रिसाइकल के लिए आप दे सकते हो। अगर शीशे की बोतल्स हैं, आपने उनको भी फेंकना नहीं है। अगर फेंकोगे शीशे की बोतल टूटेगी, टूटने के बाद उसके शीशे जो है डिकम्पोज नहीं होंगे, कोई चलेगा उसके पाँव को लगेगा, पाँव कट जाएगा, जहाँ खेत में जाएगा वहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी, प्लांट्स नहीं उग पाएंगे। इसीलिए जो शीशे की बोतल्स हैं उनको भी आपको चाहिए, उनको रिसाइकल करा दीजिए, इकट्ठे करके रखिए, क्योंकि वो शीशे की बोतल्स फिर से स्टेरिलाइज करके उनमें फिर से यूज़ हो सकता है। जैसे आपको एक एग्जांपल बताऊँ, जैसे दुकानदार हैं, आपको कोको कोला, पेप्सी वगैरह की बोतल देते हैं, फिर से आपको बोतल वापस लेनी होती है और उसी बोतल्स को स्टेरिलाइज करके जो है फिर से आपको उसमें कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो दी जाती है, पैक करके दी जाती है। तो इस तरह से हमें करना चाहिए कि इस तरह से वेस्ट जो है ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो। तो हमने रिसाइकल को जो है इंकरेज करना है। जो भी चीज़ें हमारे पास हैं रिसाइकल के लिए आपको ये लगे ये दोबारा से इसका कुछ चीज़ नया बन सकता है, देन आपको उसमें करना चाहिए रिसाइकल। इसलिए बाहर ओपन डंपिंग स्पेस में ना भेजिए और इसको रिसाइकल के लिए दे दीजिए। ये जो है बहुत अच्छी बात है। थर्ड चीज़ है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या होता है कि आप कम से कम यूज़ करें। ठीक है, कम से कम का मतलब क्या होता है कि उतना यूज़ करिए जितना आपको है, आपको ज़रूरत है। इस तरह से मतलब एक्स्ट्रा वैगेंसी या एक्स्ट्रा जो है वो एक्सपेंडिचर या एक्स्ट्रा किसी का यूज़ जो है ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। सपोज मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है हमारा लिमिटेड अमाउंट में है, पेट्रोल है, डीजल है, हमें गाड़ियाँ ली हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी ली हुई है तो दबाओ, घूमते रहो, खामखा जो है अननेसेसरी जो है आप उसमें तेल खर्चोगे, तेल खर्चने के साथ साथ पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन के साथ साथ जो हमारा एग्जॉस्टिबल जो रिसोर्स है वो भी खत्म हो रहा है और अननेसेसरली जो है आप उसको यूज़ कर रहे हो। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, पानी का, जैसे पानी है, पानी का यूज़ है वो भी हमें रिड्यूस करना चाहिए। वाटर की स्कैर्सिटी तो होती है, पानी को कम से कम यूज़ करोगे उतना ही पानी कम पोल्यूशन होगा और जो दूसरा नीडी बंदा है जिसको ज़रूरत है उसको पानी मिल जाएगा। इसलिए अगर आपके पास पानी है तो बहुत ज़्यादा जो है इसका
खर्चा नहीं करना चाहिए, इसको जो है यूज़ जो है प्रॉपर्ली करना चाहिए। इसलिए रिड्यूस जो है, जैसे सपोज मैं आपको बताऊंगा, जैसे बिजली है आपके जो घर में, तो बिजली लगी हुई है तो फैन जो है अगर जिस कमरे में बैठे हो तो उस पर ठीक है फैन लगाइए। ऐसा भी नहीं है कि आप फैन बंद करो और बिजली बचाना शुरू हो जाओ, आप फैन की ज़रूरत है लगाइए फैन। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास 5 रूम्स हैं, पाँचों के पाँचों में फैन चल रहे हैं और आप एक में बैठ रहे हो। इसी तरह से टीवी जो है आपने बंद कर देना है, जब रूम छोड़ के जाओ स्विच ऑफ कर दो। इसी तरह से रात के समय में कोई बिजली नहीं होनी चाहिए। ऑफिस अगर है किसी का, ऑफिस में जो है क्या करना चाहिए, बिजली है तो जब ऑफिस बंद करो तो सारी चीज़ें जो है ये बंद हो जानी चाहिए, ताकि हम कम से कम इनका यूज़ करेंगे तो हमारे जो देश की भी तरक्की होगी और जो ये इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं इनको भी हम बचा सकेंगे। और लास्ट में जो रीफॉरेस्ट का टेक्निक है, रीफॉरेस्ट क्यों बोला गया है, क्योंकि फॉरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वेल्थ है हमारे आसपास, जो हमारे जो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, और इसका जो बहुत ज़्यादा जो है नेचर में इसका बहुत बड़ा रोल है फॉरेस्ट का। इसलिए हमारा जो भी जगह है, जो हमारे ज़मीन का कोई पैच है जो आपको लगता है यहाँ पेड़ लगना चाहिए तो आपको वहाँ लगा देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या करोगे कि जो हार्मफुल गैसेज जो है हमारी एमिट हो रही हैं उनको जो है कंज्यूम करता है, ग्लोबल वार्मिंग को ना होने देता है, सॉइल इरोजन को भी नहीं होने देता है, साउंड पोल्यूशन को भी बचाता है, सॉइल इरोजन को भी जो है फ्रेश एयर देता है। मतलब बहुत सारे जो है यूजेज जो है इसके। अगर फ्रूट वाला ट्री लगाओगे तो आपको फ्रूट देगा, टिम्बर वाला लगाओगे तो टाइम के साथ वो टिम्बर भी देगा। तो फूडर जो है कैटल्स के लिए फूडर भी इससे हम बनाते हैं। तो फॉरेस्ट का बहुत ज़्यादा यूज जो है हमारी लाइफ में है, इसलिए हमें चाहिए कि जितना चाहिए अपनी लाइफ में प्लांट्स जो है लगाने चाहिए, और प्लांट्स लगाने से जो है एक प्लांट लगाओगे तो आपको जब बड़े हो जाओगे तब आपको एहसास होगा देखो ये मेरा प्लांट लगा हुआ है कितना फ़ायदा दे रहा है लोगों को। इस तरह से दूसरा जो है हमारे पास है कि इसको इंसिनरेशन करना चाहिए। जो चीज़ें आपको लगता है कि वेस्ट जो है यहाँ पे बहुत जमा हो गया है तो इसका जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा है, उसके वॉल्यूम को कम करने के लिए आप जला सकते हैं। ठीक है, इंसिनरेशन का मतलब क्या होता है कि द वेस्ट जो है जैसे प्लास्टिक वेस्ट जो है इज बर्न्ड इन एन ओपन एंड टू रिड्यूस इट इनटू एशिज। तो एशिज में रहे और एशिज जो फिर से जो है वो हम मिट्टी में मिल जाते हैं, और इस तरह से भी आप ये कर सकते हो। इसके बाद लैंडफिल्स जो है, लैंडफिल्स अपने आसपास क्या करना चाहिए कि खड्डा जो 3x3 फुट का अगर खड्डा खोलोगे, जो भी चीज़ें आपको घर से गार्बेज निकलता जाएगा डिकम्पोजेबल वेस्ट, तो आप डिकम्पोजेबल वेस्ट उसमें डालते जाओगे तो आस्ता आस्ता वो डिकम्पोजर्स की एक्शन से आस्ता आस्ता डिकम्पोज होता जाएगा और वो मिट्टी में टर्न हो जाएगा। तो वो एक बहुत अच्छी मैन्योर बनती है, वहाँ प्लांट्स हमारे हो सकते हैं और बाद में वो मिट्टी बन जाती है। तो लैंडफिल्स का हमें यूज़ करना चाहिए। इसी तरह से अगर हमारे पास गार्बेज है, सीवेज ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है? सीवेज होता है कि द लिक्विड वेस्ट विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन आवर हाउसेज, जो लिक्विड वेस्ट होता है जैसे टॉयलेट वेस्ट, किचन वेस्ट, जो पानी की फॉर्म में पानी जो है चला जाता है, गंदा पानी बन के नाली में चला जाता है, उसको हम सीवेज बोलते हैं। वो सीवेज वाटर जो है वो क्या हो सकता है, वो भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है अगर हम उसको ट्रीट करें अच्छी तरह से। तो ये सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाते हैं, और सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में आप देखोगे, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में आप देखोगे कि इसमें क्या किया जाता है कि जो भी गंदा पानी हमारे नालियों में जाता है उसको फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने के बाद उसको उसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है किल किया जाता है, और दोबारा से वो पानी फिर से पीने के काबिल हम बना सकते हैं। तो जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली जैसी होगी, मुंबई जैसी होगी, इनमें सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं, और जो भी म्युनिसिपल वेस्ट वाटर जाता है उसको फिर से दोबारा क्लीन करके ड्रिंकिंग वाटर बनाया जाता है, और फिर से उन लोगों को सप्लाई कर दिया जा सकता है, क्योंकि पानी में जो भी गंदगी होगी उसको हम सेपरेट इजीली कर सकते हैं। हमारे पास सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो हम सेट कर सकते हैं, और ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जहाँ वाटर की स्कैर्सिटी है, जहाँ वाटर के सोर्सेज बहुत कम हैं, और वाटर के सोर्सेज को जो है और लोगों के नीड को
फुलफिल करने के लिए हम सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा सकते हैं। ये भी जो है क्या कर सकता है, उसमें जो फायदे जो हैं, एक तो पानी जो वेस्ट वाटर है वो फिर से हम दोबारा पीने के काबिल बना रहे हैं। एक तो जो वेस्ट वाटर बड़ी वाटर बॉडी में चला जाना था, वहाँ उसने पोल्यूशन करना था, उससे बचा रहे हैं। उस वेस्ट वाटर में जो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक जो है कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट मैन्योर बना सकते हैं और उस वहाँ से जो है अच्छी खाद बनाई जा सकती है। और तीसरी बात है कि जो वहाँ पे प्लास्टिक वगैरह वहाँ पे जाएगा, उस प्लास्टिक को भी अच्छी तरह से रिसाइकल या उसको अच्छी तरह से डिस्पोज ऑफ वहाँ से कर सकते हैं। तो बहुत सारी वाटर बॉडीज़ को और पोल्यूशन लेवल को हम इससे कम कर सकते हैं अगर हम सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं। इसी तरह से जो इसके बाद जो भी हमारे पास, अगर हमारे पास लैंडफिल के लिए जगह नहीं है, इंसिनरेशन के लिए जगह नहीं है, उसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट तो गवर्नमेंट ने लगाना है, एक इंडिविजुअल बंदा तो लगा नहीं सकता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनाती है कि यूज़ जो है डिस्पोज द गार्बेज प्रॉपर्ली। आपके घर से जो गार्बेज है उसको डिस्पोज ऑफ जब करते हो, वो प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। हमें डंपिंग साइट जो म्यूनसिपलिटी वालों ने बनाई होती है वहीं पे हमने डालना चाहिए। जो डंपिंग यूज मी का इस्तेमाल करना चाहिए, जो डस्टबिन है उनमें ही गंदगी डालनी चाहिए, और जो हमारा घर का वेस्ट है वो वहाँ डालना चाहिए जहाँ से म्यूनसिपलिटी वाले रोज साफ कर जाएं। उसको ऐसी जगह बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए कि कोई नहीं देख रहा तो नाली में डाल दो, अगर कोई नहीं है तो किसी के गेट के आगे डाल दो। ये बहुत गंदी हैबिट है, इसलिए इस हैबिट को ठीक करना है हमने, क्योंकि ये जो गंदगी है ये कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करेगी, आपके फैमिली को अफेक्ट करेगी, आपके दोस्तों को अफेक्ट करेगी और आपकी सिटी को जो है अफेक्ट करेगी। इसलिए हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी हमारे आसपास गंदगी दिखे, जो गार्बेज दिखे, उसको सही ढंग से डिस्पोज ऑफ करें। और आपको पता है कि रिसेंटली स्वच्छ भारत मिशन जो है इसी को लेकर चला हुआ है कि हमें स्वच्छता जो है हम अपने आसपास जो मेंटेन करके रखनी है। और स्वच्छता मेंटेन तब होगी जब हम सारे स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे और एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि जो भी गंदगी जो हमारे सिटीज़ को पोल्यूशन कर सकती है उसको पोल्यूशन होने से हम बचा सकते हैं अगर हम सारी इन चीज़ों का जो है ध्यान रखें और इन चीज़ों को फॉलो करें। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन मैनेज द वेस्ट या गार्बेज दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन आवर होम्स। ठीक है, थैंक यू, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर।